गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 5 चिकित्सा का चक्कर। हमारे देश में चिकित्सा की कई पद्धतियां प्रचलित हैं। किसी के बीमार पड़ने पर उसे देखने के लिए आने वाले लोग अपना अपना नुस्खा और चिकित्सा पद्धति आजमाने की सलाह देते हैं। चिकित्सा प्रणालियों के चक्कर में फंसे लेखक की बड़ी ही मनोरंजक कहानी है चिकित्सा का चक्कर। जॉर्ज फर्नांड शॉ ने कहा, जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ भी नहीं बदल सकता है। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। मेरे बीमार पड़ने पर हंटले के बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने को नहीं देते, खाने को मिलते थे। यूडी क्लोन की शीशियाँ सिर पर कोमल करों से बीबी उड़ेलकर मलती, और सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेडब जी, कैसी तबीयत है? किसकी दवा हो रही है? कुछ फ़ायदा है? जब कोई रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा ही मज़ा आता। उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेलकर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया। शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैं रिफ़्रेशमेंट ज़रा ज़्यादा ही खा गया था, इसलिए भूख ना थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल से मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष ना सही, साधारण ही सही। मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभव है मेरे आने में देर हो। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया। 12 पूरियाँ थीं और वही रोज़ वाली आधा पाव मलाई खा चुकने के बाद ये पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार के रसगुल्ले आए हैं। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कि कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कौंच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे समय के लिए ही औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती थी। मैं तुरंत उसकी एक बूंद पी गया, दोबारा पी, दबा, तिवारा। प्रातः काले होते होते शीशी समाप्त हो गई। सिर में दर्द में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे एक इक्के पर तशरीफ़ लाए। सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसा लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मैं अपना पूरा हाल भी ना कह पाया था कि वे बोले, जनाब दिखलाइए। प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आंखें देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीज की जीभ देखने में आता है। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए और बोले, घबराने की कोई बात नहीं, दवाई पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा, जैसे हिंदुस्तान में से सोना गायब हो रहा है। हाय, मैं दर्द से बेचैन था और डॉक्टर साहिब साहित्य का मज़ा लूट रहे थे। चलते चलते वे बोले, अस्पताल खुलाना होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी ना पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, वहाँ दवाइयाँ ताज़ी मिलती हैं। गर्म बोतलों से सेक भी आरंभ हुआ। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कोई भी कमी न हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझ पर ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम ही ना लेता था। लोग देखने के लिए घर आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं।
हाँ, एक विशेषता थी, जो भी आता एक न एक नुस्खा अपने साथ लेता हुआ आता। किसी ने कहा, अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा, चूना खिला दो। खाने के लिए सिवाय जूते के और कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई थी जिसे लोगों ने बताया हो। 3 दिन बीत गए, दर्द में कोई कमी ना हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर किसी न किसी विषय पर चर्चा छिड़ ही जाती। प्रसाद जी का अमोघ नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है? राय कृष्ण दास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं? फिर भी मुझे कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग। भला दर्द में क्या कमी होती? आखिर लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे? किसी दूसरे डॉक्टर की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना पड़ता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे। उनकी फीस 8 रुपये थी और मोटर का 1 रुपया अलग। वे लंदन से FRCS की डिग्री लेकर आए थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हॉल पर रहम किया और बोले, धीरज रखिए, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है। थोड़ा पानी गर्म करवाइए, तब तक दवा मंगवा लीजिए। एक पर्चे पर उन्होंने दवा लिखी। पानी गर्म हुआ, 2 रुपये की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और वह मेरे पेट में सुई कोंचकर चुभो दी। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। कोई 2 हफ्ते तक मुझे पूरी तरह से स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवाइयाँ पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती थी। दवा के स्वाद का कहना ही क्या, शायद मुर्दे के मुंह में डाल दी जाए तो वह तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवाई पीने की कोई आवश्यकता न होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा है, पर यदि काफ़ी एहतियात ना करेंगे तो आपको अर्पेसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती हैं। अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें ज़िंदगी भर रोना पड़ता। यह तो कहिए कि आपने समय पर मुझे बुलवा लिया, अभी कुछ दिन दवा पीजिए। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या, बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है या केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। खैर, मैंने दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा ना हुआ था कि एक दिन 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था, उनका स्वरूप मेरी रोती आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड में भी लिखे तो संभवतः समाप्त ना हो। उधर में हवाई जहाज के पंखे की तेज़ी के समान करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घरवालों की कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही थी कि अब किसे बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई भी ना तो किसी बात को मानता था और ना ही कोई निश्चय ही हो पाता था। मालूम नहीं लोगों में क्यों क्या क्या बहसें हुई,
कौन कौन और आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन चिकित्सा मार्तंड्य के नाम लिए गए। अंत में कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। 45 मिनट बीत गए थे, परंतु वैद्य जी न आए। न भेजे गए सज्जन का कोई अता पता चला। एक ओर दर्द आयकर की भांति बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर उन लोगों को भी पता नहीं, बेचैनी और बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे और बोले। वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध के संक्रांति व्रत में शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है। इसके समाप्त होने पर ही मैं चलूँगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, मगर वे कह आए थे, अतः बुलाना भी आवश्यक था। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी में तशरीफ़ लाए। आकर वे मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। वे धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त उनके शरीर पर एक सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली। 5 मिनट तक एकाएक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। इसमें मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण बनता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से छटपटा रही थी। आखिर मुझसे रहा ना गया। मैंने एक सज्जन से कहा, ज़रा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, पहले मैं समझ लूँ कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी और कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन की दवाई दी गई। कभी कभी तो दर्द कम अवश्य हो जाता था, पर पूरा दर्द ना गया। वह CID की तरह पीछा ही ना छोड़ता था। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन में मित्रों की मंडली आती थी। वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी अधिक। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ़ लाए और बोले, साहब आप लोगों को देश का हर संभव ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, अब हकीम भी सही। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र, अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र ना करना मुझसे ना हो सकेगा। बनारस में बहुत तेज़ सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़े पहनने का समय आ गया था, परंतु हकीम साहब चिकन का कुर्ता पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटी की तरह टोपी रखी हुई थी। पाँव में पायजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पायजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था। उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि डीली मोरी के लिए कपड़ा लगा दिया गया हो। दर्जी ने कुछ कतर ब्योंत की हो, चुस्ती ही दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब इतने दुबले पतले थे कि मालूम पड़ता था कि उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दी है। हकीम साहब में नज़ाकत की बला भी थी। रहते थे बनारस में, मगर कान काटते थे लखनऊ वालों के। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आप ही का इंतज़ार था। अब यह ज़िंदगी आप ही के हाथों में है।
हकीम साहब ने कहा, या रब, आप तो ऐसी बातें करते हो गोया ज़िंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज़ तो दिखाइए। खुदावंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। मैंने कहा, अब आपकी दुआ है। आपका नाम बनारस में ही नहीं, हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसीलिए आपको तकलीफ़ दी है। ठीक है, अब आप इलाज शुरू कीजिए। उन्होंने 10 मिनट तक नब्ज़ देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे वक्त पर पीजिए, इंशाअल्लाह शिफा होगी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। उठते उठते बोले, ज़रा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल लोग दवाइयाँ बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती हैं। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से आता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था, किसी ने राय दी कि जल्द चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। साहब, इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब जादू का काम करती हैं, जादू का। एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेपकर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को ले आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो आपको यहाँ कैसे बुलाता। अब सारे लोग अपनी अपनी कोशिश करने में लगे हुए थे। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा। देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी? वे बोली, बेटा, सब कुछ किताब में थोड़े ही लिखा रहता है। बात यह है कि तुम पर किसी चुड़ैल का साया है। वे मेरी स्त्री और माताजी को देखकर कहने लगे, देखो ना, इसकी वरौनी कैसी खड़ी है। कोई चुड़ैल लगी है, किसी ओझा को दिखाना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे ही लग गए हैं। क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ हो ना हो इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी नहीं हुई। ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। कुछ लाभ अवश्य हुआ, पर पूरा फायदा नहीं हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकती, लखनऊ में हो सकती है। वहाँ सभी साधन हैं। सब तैयारियां हो चुकी थीं कि इतने में एक और डॉक्टर को मेहरबान लिबा लाए। उन्होंने देखा और कहा, ज़रा मुँह तो देखूं। मैंने कहा, मुँह जीभ जो चाहे देखिए। देखकर बड़े ज़ोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता पढ़ने पर समय सुनाई देती है। मैं चकित हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया है। उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है? किसी दंत चिकित्सा के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा,
आपको यह कहने में तो कुछ कठिनाई ही नहीं हुई, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर, रात भर मैंने सोचा, मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सा के यहाँ से पूछवाया, उसने कहलवाया कि 3 रुपये एक दांत तुड़वाने के लगेंगे, कुल दांतों के लिए 96 रुपये लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपये छोड़ दूँगा, इसके अतिरिक्त दांत बनवाई के अलग। यह सुनकर पेट दर्द के साथ साथ सिर में भी चक्कर आने लगा, मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ सलामत है, इतना और खर्च करो। श्रीमती जी से मैंने रुपए मांगे। उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने सारा हाल कह दिया। वे बोली, तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है क्या? आज कोई कहता है दांत उखड़वा लो, कल कोई कहेगा बाल उखड़वा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नुचवा डालो, आंखें निकलवा दो। यह सब फिजूल है, फिजूल। खाना ठीक से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा, तुम्हें अपनी दवा ही करनी थी तो इतने रुपए बर्बाद क्यों किए? ये कहानी थी बेढब बनारसी की। धन्यवाद स्टूडेंट।